हाय एवरीवन, सो आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं एटम के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या मॉडल आए थे, मैंने इससे एक पहले भी बात कर चुका हूं जो मैंने बनाया था जे थॉमसन के बारे में। तो दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जो अभी तक तुम कहीं पे भी नहीं देखोगे। सारे क्या कहते हैं, एक प्लम पुडिंग मॉडल है, वो व्हाइट वाला पार्ट ये, सॉरी रेड वाला पार्ट ये होगा, उसके सीड्स ये होंगे, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं, बस इतना सा बता के उसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं। बट मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि जे थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। फिर मैंने थॉमसन मॉडल से एटम की रेडियस तुम्हें निकाल के दिखाई थी, निकाली थी। आई होप कि वो देख के आए हो। अब सेकंड मॉडल जो हमारे पास आने वाला है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल। तो मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें बता चुका हूं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताई थी, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसे कहते हैं। उन्होंने बताया था कि सारा का सारा प्लम किसको रिप्रेजेंट करता है, पुडिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, रेड वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज, ब्लैक वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज, ऐसा इन्होंने कहा था। इसमें बहुत सारी कमियां थी कि अगर वो एक साथ ही रहते, ऐसे रैंडमली रहते प्लम पुडिंग मॉडल की तरह, तो वो आपस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता। और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, जो अब एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे फेल हो गई। ये पूरे का पूरा मॉडल फेल हो गया। बट ऐसा नहीं है, उस टाइम पे जब इन्होंने अपना मॉडल दिया था, बहुत सारे साइंटिस्ट जो सोचते थे वो इनके मॉडल से सेटिस्फाई होता था। फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ, हाँ कुछ कमियां निकली। मैं ऐसे नहीं कहूंगा, कुछ फेलियर नहीं होता कभी भी, लिमिटेशंस कह सकते हैं। फेलियर कुछ नहीं होता, मेहनत तो लगी थी ना इनकी, तो फेलियर किस बात का, लिमिटेशन थी बहुत सारी, जो आज हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब ये सिंपल सा तुम्हें मैं बताना चाहूं तो जे थॉमसन के बारे में बहुत सारी बात कर ली। डिस्कवरी ऑफ इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते ही इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिलने के बाद इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड, समझ पा रहे हो, इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड और इनका सन थे। जो इन्होंने क्या प्रूव किया था, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। आने वाले कुछ जब हम चैप्टर करेंगे, जब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हम पढ़ेंगे डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, उसमें मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल इन्होंने प्रूव किया। और इलेक्ट्रॉन इज अ वेव पता किसने प्रूव किया, इनके बेटे ने। सो इस चीज के लिए इनको तो मिला नोबेल प्राइज पार्टिकल प्रूव करने के लिए, बेटे को मिला प्राइज वेव प्रोड्यूस करने के लिए। इनके स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट वीडियो नहीं, यही वाली वीडियो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इनको भी नोबेल प्राइज। मतलब देख रहे हो, जितने भी इनके साथ एसोसिएटेड बंदे थे सबको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज कुछ ना कुछ डिस्कवरी करके निकले। ठीक है, तो इनके बारे में मैं काफी सारी बात लास्ट वीडियो में कर चुका था। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात तो सुनो, ये रदरफोर्ड ने नहीं किया था, ये रदरफोर्ड ने करवाया था। ठीक है, रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे, एक थे एच गीगर और दूसरे थे एक तो एच गीगर थे, दूसरे थे नर्स्ट, एक मिनट रुको, NERST, नर्स्ट मार्सडन। तो ये हमारे पास ये थे दो साइंटिस्ट जिनसे उन्होंने कराया था एक्सपेरिमेंट। ये उनके दो स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड को कुछ पता नहीं था, और ऐसे थोड़ी रैंडमली करा दे, पहले उन्होंने खुद भी किया था। मतलब उन्होंने खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से उनको लग रहा था ये वाले एक्सपेरिमेंट में, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में बहुत पोटेंशियल मतलब वो वाला पोटेंशियल नहीं जो अभी तक पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल का मतलब इसमें मुझे कुछ लग रहा है, कुछ तो होगा। उनको पता था पहले ही, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करो तो ये कुछ होगा, कुछ मिलेगा हमें पक्का इसमें से। इसी एक्सपेरिमेंट से हुई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इसी से ही हमें पता लगा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और बहुत सारी चीजें। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसी एक्सपेरिमेंट से ही पता लगा था। और भी बहुत सारी बातें। पहली बात तो मैं तो आज तक यही सोचता था, जब तक मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं तो यही सोचता था कैसे किसी को पता लगा होगा कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है अराउंड इलेक्ट्रॉन, उसे तो हम देख ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ने बता दिया और वो सही भी है, सारी चीजें सही भी है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था। बात समझ पा रहे हो? तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ध्यान से देखें तो। ये दोनों किसके स्टूडेंट थे, ये थे रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड, स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। इसीलिए किसके नाम से जाना जाता है एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के। सजेस्ट इन्होंने किया था, सारा कुछ बताया था, बस किया इन्होंने। जैसे मान लो इनके पास पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, उनको कहा कि तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, इन्होंने किया, सही होगा, नाम रदरफोर्ड का। ठीक है, और ये किसके स्टूडेंट थे आगे, ये स्टूडेंट थे जे थॉमसन के।
जिन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की। रदरफोर्ड ने क्या किया, डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। बात समझ पा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना मॉडल भी दिया, एटम कैसा होना चाहिए वो मॉडल भी दिया, ठीक है, उस पर भी आज बात करेंगे अच्छे से। तो आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जे थॉमसन की तो बात अभी हम नहीं करने वाले, वो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, और तुम देखोगे वो लास्ट वीडियो में मजा आ जाएगा, तुम्हें मतलब पता लगेगा कि कुछ तो बुक से अलग पढ़ के जा रहे हैं। कोई भी बुक छांट लो, सब में बता देंगे, सर्कल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कोई भी बुक रैंडमली उठा के देख लो और तुम्हें वही मिलने वाला है। बात समझ पा रहे हो? एक्सेप्ट वन बुक इरोडोव, उसमें ऐसा नहीं है। इरोडोव में थोड़ा सा बता रखा है, इरोडोव में बता रहा मैं मतलब क्या ही तुमसे छुपा के रखूंगा। इरोडोव में जब तुम जाओगे, मॉडर्न फिजिक्स खोलोगे, पहला ही क्वेश्चन वो था, यूजिंग जे थॉमसन फाइंड द रेडियस ऑफ द एटम। वही मैंने क्वेश्चन को देखा, माइंड में क्लिक किया कि यार ये बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि जे थॉमसन के मॉडल को भी इग्नोर मत करो। वहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ सकते हैं हम वहां से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत वो स्फीयर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। वहां से मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, जो मेरी पिछली वीडियो बनी थी। तो कोई और भी इस पे वीडियो बनाना चाहता है तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे अब मैंने क्या किया है, एक मैं यहां पे एक स्टैंड टाइप बना रहा हूं। ये स्टैंड टाइप हमारे पास क्या होने वाला है, एक ऐसी चीज है जिसके बीच में मैं एक अल्फा पार्टिकल का एक मटेरियल रखने वाला हूं, मटेरियल रखने वाला हूं। This will be source of alpha particle, source of alpha particle। मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे जाके मतलब आने वाले लेक्चर्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। इस टाइम तक हो चुकी थी न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी। रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है मेन, वो चीजें बता चुके थे। अब मैंने तुम्हें मैडम क्यूरी के बारे में आज तक नहीं बताया, जल्दी ही बताऊंगा जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में चलेंगे। ये इन्होंने ना पहले ही बता दिया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इन्होंने बता दिया था। तो यहां से हमें पता लगा कि कुछ ना ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ना अल्फा रेस को, अब हमें रीजन नहीं पता था कहां से निकलती, बस ये पता था ये अल्फा पार्टिकल होते हैं कुछ, और ये अल्फा पार्टिकल होते क्या ये भी बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल होते हैं मतलब ऐसा समझ लो, मेरा ये मार्कर है, पड़ा पड़ा रेडिएशन अपने आप निकाली जा रहा है, रेडिएशन मतलब ग्लो करी जा रहा है फॉर एग्जांपल, और वो जो ग्लो करने पे रेडिएशन निकलती है ना, बल्ब की तरह नहीं कि हमारे पे लगी हमें कुछ नहीं हुआ। न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, हार्मफुल रेडिएशंस हैं। जैसे तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब देखे होंगे, फटता है तो न्यूक्लियर रिएक्शंस निकलती है और मशरूम जैसी शेप बन जाती है, वैसा कुछ। तो वैसा हमने एक मटेरियल लिया है यहाँ पे बिस्मथ, ठीक है। अब तुम कहोगे सर बिस्मथ ही क्यों लिया, तुम्हें लगता है क्या एक से ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा? ये एक्सपेरिमेंट या कोई भी एक्सपेरिमेंट हजारों बार किया जाता है, हजार बार में से कोई एक बार ऐसा होता है जब वो सक्सेसफुली हो जाता है एक्सपेरिमेंट, और वो जैसे ही सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारी बुक में आ जाता है, हमारा सिलेबस बन के। मतलब ये तो चलो एक जोक हो गया, बट ये हजार बार में से एक बार जाके हमें पता लगा कि बिस्मथ हमारे पास सही रहेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, लेड की यहां पे ब्रिक्स लगा दी, लेड ब्रिक्स। क्यों लगाई सर ये लेड की ब्रिक्स? ये हमने इसलिए लगाई है ताकि हम इसकी एक पतली सी बीम बना सके, हम इसकी पतली सी बीम बना सके। हम इसकी एक पतली सी बीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि देख तुम खुद से ही देख लो, अब यहां से ये पार्टिकल को फेंकेगा, वो इधर भी फेंक सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को सीधे चाहिए, मेरे को एक बीम बनानी है जो सीधे सीधे निकलना है, ठीक है। तो ये क्या है, लेड ब्रिक्स, मटेरियल भी एकदम सॉलिड होना चाहिए। लेड ब्रिक्स लगाई ताकि ये क्या करें, कॉलीमेट, कॉलीमेट मतलब एक बीम में इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल्स को एक बीम में ले आए, एक बीम बना दे पूरी, है ना, जैसे लेजर लाइट देखोगे ना वैसा कुछ। लेड ब्रिक्स कॉलीमेट इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ थिन बीम, थिन बीम। ये मैंने तुम्हें बहुत दूर दूर दिखाए होंगे शायद, लेकिन ये बहुत 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 पास होते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने यहाँ पे रखा गोल्ड फॉइल। ये तो सबको पता होगा शायद, है ना, कि हम यहाँ पे कौन सा मटेरियल रखने वाले हैं। हमने यहाँ पे रखे गोल्ड फॉइल, 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये गोल्ड फॉइल ऐसे सामने रख रखी है, और ये गोल्ड फॉइल जो है ना, ये हमारे पास क्या है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब ये गोल्ड फॉइल क्या होता है सर? जैसे तुम अपने स्कूल में सिल्वर फॉइल लेके जाते हो खाना पैक करके, वैसे ये गोल्ड फॉइल थी। इसमें नहीं लेके जाते तुम खाना, क्योंकि महंगी होता है ना। सोचो एक दिन खाना लेके गए, तुम्हारा खाना तो किसने ही छीनना था, सिल्वर फॉइल छीन के ले गए तुम्हारा। तो ये सिल्वर थिन, इसको थिन क्यों ले रहे हैं और कितनी थिन ले रहे हैं? इसको इतना थिन ले रहे हैं, इतना थिन ले रहे हैं हमारे पास
कि लगभग एक ही एटम है, मतलब एक ही एटम की लेयर हो। समझ पा रहे हो? इतनी थिन लेयर हम 10⁻⁶ से लेके 10⁻⁸ मीटर तक। और गोल्ड ही क्यों यूज किया, और कुछ क्यों नहीं यूज किया? बहुत सारी चीजें यूज की, मैं फिर से बता देता हूं। कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट एक चीज से पहले जाते ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता। 50 बार कम से कम फेल हुए होंगे रदरफोर्ड, मेरे को पता है, जहां तक उम्मीद है 50 बार मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 50 बार फेल हुए होंगे, तब जाके कहीं इसका इनका एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे गोल्ड ही क्यों यूज किया? क्योंकि ये कैसा है? मेलिएबल है। मेलिएबल है। मेलिएबल क्या होता है? जिससे हम शीट्स में मेलिएबल मटेरियल शीट में बदल सकते हैं इसको, ठीक है। बात समझ आ रही है? गोल्ड क्यों लेते हैं? ताकि मैं उसकी शीट सिल्वर फॉइल पेपर बना सकूं। तो सिल्वर फॉइल पेपर बना लिए। ये इतना ज्यादा थिन है, इतना ज्यादा थिन है कि लगभग मान लो एक ही एटम है इसके पीछे एटम की एक और लेयर नहीं है। ऐसे मान लो ये मैंने पतली सी शीट बना दी, ये एक ही एटम की लेयर है मेरे हाथ में, इसके पीछे कोई दूसरे एटम नहीं है। बस इतनी पतली शीट बनाने की हमने कोशिश की है, इतनी ज्यादा पतली शीट बनाने की हमने कोशिश की है। बात समझ पा रहे? ये रेस पे पक्का पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। और यहां पे हमने रख दिया है एक डिटेक्टर। ये मान लो इसको सीधा जाना चाहिए था, यहां से थोड़ी डिफ्लेक्ट हो गई, मान लो थीटा एंगल पे। दिस थीटा एंगल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। ध्यान से लिख लो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। बात समझ गए? स्कैटरिंग एंगल। यहां पे स्कैटरिंग एंगल के मतलब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यहां पे एक डिटेक्टर रखा हुआ है। यहां पे क्या है? डिटेक्टर। ठीक है। और ये जो हमने यहां पे सामने एक मटेरियल है ना, ये हमने ये जो मतलब जो तुम्हें ये डिटेक्टर के आसपास मैंने ये जो सर्कुलर आर्क बनाई है ना, ये एक स्क्रीन है। स्क्रीन पे हमने क्या लगा रखा है? जिंक सल्फेट स्क्रीन। अब तुम्हारे लिए एक काम छोड़ के जा रहा हूं कि भैया जिंक सल्फेट स्क्रीन ही क्यों ली? अभी तुम रीजन बोलोगे सर आप तो हमेशा यही बोल रहे हो जिंक सल्फेट क्यों ली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ये वाली अच्छी होगी इसीलिए वो जिंक सल्फेट। मैं तुमसे चाहता हूं कि इसका रीजन तुम ढूंढ के कमेंट सेक्शन में डालो। वाई जिंक सल्फेट ओनली? वाई? थोड़ी सी चीजें ढूंढोगे ना तो तुम्हारा भी एंगेजमेंट रहेगा टॉपिक के साथ कि हाँ भैया उसमें मैंने टॉपिक में ये चीज ढूंढ के कमेंट में डाली थी तो मेरे को समझ आ गया। वाई जिंक सल्फेट? जिंक सल्फेट क्यों रखा? अच्छा यहां पे नेक्स्ट चीज, यहां पे अल्फा पार्टिकल आके गिरेंगे, जैसे ही टकराएंगे ग्लो करनी स्टार्ट होगी ये स्क्रीन जो ग्लो करनी। लेकिन ये जो ग्लो कर रही है ना, दिखाई नहीं देंगे, ये अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे हैं, हमें दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पे कैसे देखूं? फिर उन्हें डिटेक्ट भी करना है। तो मैं यहां लगाता हूं एक छोटा सा, यहां पे हम लगाने वाले हैं माइक्रोस्कोप। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, माइक्रोस्कोप। ऐसे देख ही नहीं पाऊंगा मुझे, मतलब नेट डाई से अगर मैं देखने जाऊं तो उतना अच्छा डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरे को तो बहुत सारी मेजरमेंट करनी है इसके साथ। ऐसी थोड़ी बस एक बार ऐसे घुमाया मिल गई खत्म, ऐसे थोड़ी पूरी डायरी लगाऊंगा उसमें 50-100 मेजरमेंट लिखूंगा। तुम अगर कभी भी गए हो ना लैब में प्रैक्टिकल करने, वहां पर कितनी सारी मेजरमेंट लिखवाते हैं, एक थोड़ी लिखवाते हैं। बात समझ पा रहे हो? वैसे इनको तो बहुत सारी लिखनी है, तो ऑफिशियल कर रहे हैं। तुम तो वो एक्सपेरिमेंट करते हो जो पहले हो चुके हैं, तब भी 5-6 रीडिंग लेते हो। इनको सोचो कितनी करनी पड़ती होगी ताकि वो ऑफिशियल डेटा दे सके। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे क्या मिलती है? लाइट फ्लैश मिलती है, जो कि लाइट फ्लैश देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक माइक्रोस्कोप का डिटेक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो डिटेक्टर से हम देख लेंगे, अच्छा इतने एंगल पे गिरी, अच्छा यहां से इतने एंगल पे गिरी, यहां से इतने एंगल पे गिरी, ऐसे। बात समझ पा रहे? हाँ। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, व्हाई जिंक सल्फेट? ठीक है, उसके अलावा मैंने यहां पे पूरा एक्सपेरिमेंट तुम्हें डिस्कस कर दिया है। लेट अस रिपीट इट वंस अगेन। एक एलिमेंट लिया, उसको एक बॉक्स में रखा ताकि सारी लेड ब्रिक्स लगाई ताकि जितने भी अल्फा पार्टिकल रेडिएट कर। सर ये अल्फा पार्टिकल क्यों रेडिएट करता है और ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? ये हुई ना बात, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अब ये अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। अब तुम कहोगे सर हमें तो पता ही नहीं था, यहां तक अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि न्यूक्लियस होता क्या। फिर आप क्यों बोल रहे हो न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस? अभी तक तो हमें पता ही नहीं था न्यूक्लियस होता क्या। वो तो डिस्कवर किया था इन्होंने, रदरफोर्ड ने, इसी एक्सपेरिमेंट से। तो फिर आपने कैसे बोलते? क्योंकि पहले हमें पता नहीं था, हम तो ऐसे बोलते थे। इसका नाम रख दिया अल्फा पार्टिकल। जैसे हमने कभी हमारे पास रेस डिस्कवर हुई, हमने नाम रख दिया एक्स रेस। पढ़ा है मैंने, हाँ, हमने नाम रख दिया एक्स रेस। ऐसे एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ अल्फा रेस, ऐसे कुछ और पार्टिकल डिस्कवर हुआ बीटा रेस, गामा रेस, ऐसे हम नाम रख देते थे।
फिर उसमें पूरी रिसर्च होती थी कि भैया ये क्या करें, क्या क्या हो इसके अंदर है, क्या किस चीज से बनी हुई है, वो सारी चीज। जैसे कैथोड रेस, हमें क्या पता था कैथोड रेस किस चीज से बनी, बाद में पता लगा वो तो इलेक्ट्रॉन से। बात समझ पा रहे हो? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। अभी तो हमें पता है ना वैसे हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है। वो क्या होता है हमारे पास, जिसके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम तो यही होता है ना एटम, ये हीलियम एटम होता है। अभी हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है कैसे पड़े होंगे, 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ पड़े होंगे, वो अलग बात है, केमिस्ट्री में सीख लिया होगा। लेकिन हीलियम न्यूक्लियस का मतलब है हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अगर तुम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये जो हमारे पास चीज बनी है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल। मैं बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पे, मुझे पता है, तो एक एक करके नोट अच्छी तरह कर लेते, ठीक है। इसमें चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, ये होता है 2e, वो भी प्लस का 2e। और इसका मास कितना होता है, मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि लगभग इक्वल होते हैं। मैंने तुम्हें बताया ना एएमयू में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग इक्वल ही होते हैं। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, लगभग मैं इसको इतना लिख सकता हूं। न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम ये यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हो? हाँ। उसके बाद चलते हैं, अब यहां पे एक चीज हमें और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है कितनी एनर्जी के साथ इसके साथ टकराते हैं, और ये हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं या नेचुरल अकरिंग है। पहली बात तो हम यहाँ पे जो यूज कर रहे थे ना उस टाइम पे, मतलब जो रदरफोर्ड ने यूज करवाए थे वो थे नेचुरल अकरिंग। और नेचुरल अकरिंग जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि एनर्जी कितनी होती है नेचुरल अकरिंग हीलियम पार्टिकल की। तो एनर्जी ऑफ नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल नेचुरली अकरिंग की लगभग 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट में बता चुका हूं, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होते 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी जाती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो है जो नेचुरली अकरिंग है। हाँ, हम खुद से कुछ जुगाड़ करके इससे तेज, इससे ज्यादा एनर्जी वाले भी भेज सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी नेचुरली अकरिंग की कितनी होती है, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी उतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम अल्फा पार्टिकल को ले ऐसे फेंक के मारे, एकदम यहां पे गोल्ड शीट फट गई पूरी, ऐसे पहले नहीं होता था। और क्या फायदा हो गोल्ड शीट फाड़ का, मतलब कुछ भी, हमें तो नेचुरली काम करना है कि देखना है कि एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें होने वाली है। यहां तक समझ आ गया पूरी बात पक्के से? अब जो मैं बताने वाला हूं एक डायग्राम, इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब जो मैं तुम्हें डायग्राम दिखाने वाला हूं दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बिटवीन थीटा। ये जो थीटा है यहां पे हमने देखा, अभी मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं, पॉइंट्स लिखवाएंगे अच्छी तरह। ये जो हमने देखा, ये जो जितने भी पार्टिकल है, एंगल है, मैक्सिमम पार्टिकल सीधे चले गए, एंगल 0 डिग्री। ये एंगल जो था ना बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट सीधे ही चले गए। मैक्सिमम पार्टिकल, मैक्सिमम कहने का मतलब है अगर मैं तुम्हें डेटा के हिसाब से बताऊं तो 99.86 पार्टिकल्स, 99.86% पार्टिकल्स क्या हो गए, ये सीधा चले गए, अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इसके बीच में से जाने चाहिए थे। सर अगर ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं तो इसका मतलब तो हमें ये एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं मैं, तुम एक्सपेरिमेंटली, मैं खुद से नहीं कुछ भी कर। अगर ये सर जा रहे हैं अनडिफ्लेक्टेड तो इसका मतलब तो यही है कि इनके बीच में रास्ते में कुछ नहीं आया। अगर देखो मैं भाग रहा हूं, मैं रुकूंगा कब, या मेरी डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब आगे कुछ आ जाएगा, रास्ते में कुछ आएगा तभी तो मैं रुकूंगा, या मेरी स्पीड कम होगी। यहां कुछ नहीं था, ये तो सीधे निकल गए, जितने यहां से जा रहे थे उतने यहां से निकल गए, एकदम सेम एनर्जी हमें यहां पे दिखी, सीधे निकल गए एकदम। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां थी, 7 ही हमें याद दिखे, सीधे ही निकल गए, कोई एनर्जी में भी चेंज नहीं आया। कुछ तो घपला लग रहा है। इसका मतलब इनके रास्ते में कुछ नहीं आया, इसका मतलब, काफी सारे मतलब हो गए बट ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ज्यादातर इस गोल्ड फॉइल में क्या है, एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं, खाली है।
तुम्हें पता है गोल्ड का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए तो मैं इसके बारे में ज्यादा बता नहीं रहा, बट 79 प्रोटॉन्स होते हैं इसके न्यूक्लियस में। फिर भी अगर तुम देखो ना 79 प्रोटॉन्स होने के बावजूद सीधे निकल गए पार्टिकल। इसका मतलब एटम में ज्यादातर क्या होता है, खाली स्पेस। अगर मैं बुर्ज खलीफा, आई होप कि सबको पता हो, बुर्ज खलीफा तो नहीं, अगर मान लो बड़ी सी बिल्डिंग देखी होगी तुमने, मेट्रो सिटीज में देखी होगी बड़ी सी बिल्डिंग, उसको मैं पूरी बड़ी सी बिल्डिंग के एटम के सारे स्पेस को खत्म कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं अभी मैं। अगर मैं एक बड़ी सी बिल्डिंग लूं, उसके सारे एटम को ऐसे पिचका दूं, एटम को पिचका दूं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इकट्ठे कर दूं, पता कितना बड़ा हो जाएगा, एक चावल के दाने जितना, इतनी सी होगी वो बिल्डिंग। क्योंकि एटम के अंदर मोस्टली क्या होता है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और अगर मैं वो सारा एम्प्टी स्पेस को इकट्ठा करके एक बना दूं तो एक चावल के दाने जितना होगा। समझ पा रहे हो? बुर्ज खलीफा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको क्या मान लो, उसको एक, बुर्ज खलीफा तो काफी बड़ा है ना, उसको मान लो एक, इतना बड़ा नहीं होने वाला, बड़े वाला चावल का दाना देखो उतना होगा। एक छोटे वाला चावल का दाना लोगे तो एक नॉर्मल बिल्डिंग, और बड़े वाला बुर्ज खलीफा लोगे, और तुम नेट पे सर्च करके देख सकते हो कि अगर तुम सारे एटम के स्पेस को खत्म कर दो तो बुर्ज खलीफा कितना बड़ा होगा, बुर्ज खलीफा का साइज क्या बचेगा। और बुर्ज खलीफा तो लार्जेस्ट है ना, तुम्हें पता ही है बिल्डिंग। यहां तक बात समझ आ गई? इसका मतलब 99% तो क्या है, 99.8% क्या है, अनडिफ्लेक्टेड वे। 1%, सॉरी 1 डिग्री एंगल बनाने वाले कुछ पार्टिकल्स थे, 1 डिग्री एंगल। कितने परसेंट पार्टिकल थे जो 1 डिग्री एंगल बना रहे थे, वो हमारे पास पार्टिकल थे 0.14%। 0.14% थे जो कि 1 डिग्री एंगल बना रहे थे, 1 डिग्री एंगल पे, 1 डिग्री, बस इतना सही, पता भी नहीं लग रहा था, बट 1 डिग्री पे वो बना रहे। कुछ 1 in 8000 ऐसे पार्टिकल्स थे, 8000 में एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि क्या कर रहा था, जो कि मोर देन 90, मोर देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंगल बना रहा था। पहला पॉइंट हमें ये देखने को मिला, कंक्लूजन है ये एक्सपेरिमेंट से जो हमें दिखाई दिए हैं। बात समझ पा रहे हो? अगर तुम अच्छा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे बना लो ना, ये वाला, मतलब कॉलेज में जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कराएंगे ये चीजें, तब वहां पे देखना 99.8% अनडिफ्लेक्टेड, 0.1% 1 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, और 8000 में एक ऐसा पार्टिकल था जो कि 90 या फिर 90 से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था। लास्ट हमारे पास आता है 1 in 10⁶, मतलब 10 लाख में। अभी सब्सक्राइबर होंगे ना जब हमारे 10 लाख, जल्दी, बहुत जल्दी, तो तब देखना एक पार्टिकल 10 लाख में से ऐसा भी था जो कि क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, मतलब क्या हो गया, उसने अपना रीट्रेस कर लिया पाथ। क्या कर लिया? रीट्रेस। इसे कहते हैं रिटर्न्स बैक। रिटर्न्स बैक का तो सीधा सीधा मतलब यही होगा कि 180 डिग्री पे वापस आ गया, जाके वापस आ गया 180 डिग्री पे, यहां से गया, लगा ही नहीं, वापस आ गया। ये 4 कंक्लूजन हमें मिले हैं, और यही बेटा इससे ही बनाया रदरफोर्ड ने अपना एटम। अगर मैं तुम्हें ग्राफ बन के एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा। 1 डिग्री पे बहुत सारे पार्टिकल्स थे यहां पे, ठीक है, और बाकी के जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा ये कम होते गए, बिल्कुल एकदम जीरो पे ही चला जाएगा। मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया, बट ये ग्राफ जीरो की तरफ ही जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा। जैसे ही 180 डिग्री आए, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो 180 डिग्री हो सकता है। अब तुम कहोगे कि सर 180 को आगे भी तो हो सकते हैं एंगल। अरे ज्यादा से ज्यादा तो ये लग के वापिस ही आ जाएगा, और क्या करेगा, इससे ज्यादा क्या ही करेगा। बस हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम एंगल आ सकता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे भी बहुत 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 कम पार्टिकल है जो 180 डिग्री पे वापिस आ रहे थे। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्कैटरिंग एंगल, और ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड ने ना एक फॉर्मूला दिया, मैथमेटिक्स का काम वो खुद कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों से, मतलब स्टूडेंट से करवा रहे थे। जैसे मैंने अभी तुम्हें आज एक काम दिया है, वैसे ही इन्होंने भी अपने स्टूडेंट को एक काम दिया, जिससे इतनी बड़ी डिस्कवरी हो गई। शायद तुमसे भी इतनी बड़ी डिस्कवरी हो जाए, जिंक सल्फेट की स्क्रीन क्यों लगाई, मे बी कुछ भी हो सकता है ना। तो रदरफोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ, लिख लो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
number of alpha particles deflected at an angle theta, थीटा पे डिफ्लेक्ट हो गए पार्टिकल्स, वो हमें बताने, उसका फॉर्मूला बताने नहीं है, वो रदरफोर्ड ने बताया फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बताया कि इतने पार्टिकल होते होंगे, या के जेड स्क्वायर अपॉन में साइन 4 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला हमें दिमाग में रखना पड़ेगा सर, इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तुम्हारे पास ये मतलब फ्यूचर का होमवर्क है, तुम कह सकते हो फ्यूचर का होमवर्क, मतलब कॉलेज में जाके इसे पढ़ोगे, पूरा रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एंगल वाला फॉर्मूला ना, बड़े वाला फॉर्मूला, मैं तो यहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं करूंगा, अभी तुम्हें इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला लिखवाऊंगा ना इसके बाद, तो अभी तुम घबरा जाओगे कि ये क्या लिखवा दिया, बहुत बड़ा फॉर्मूला, उसमें से ये निकाला हुआ है छोटा सा पार्ट। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हमें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है, इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ ऐसे है कि इफ, एग्जांपल करके देख लेते हैं, इफ 1000 alpha particles are deflected at 60 degree, then how many are deflected at 90 degrees। बात खत्म, इतना सा न्यूमेरिकल, ये तो हम कर लेंगे सर, कुछ भी नहीं था इसमें, चलो आ जाओ साथ में कर ले। वैसे इस फॉर्मूला में एक भी न्यूमेरिकल करा रहा हूं तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, इस पे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, या तो फिर पढ़ाओ तो पूरा ही पढ़ाओ, है ना, मतलब डिटेल में कि आया कहां से, क्या इस पे और न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बट हम इतना भी कर ले हमारे लिए काफी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ जाए ताकि हम हिला दें क्वेश्चन को। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का मतलब 60 बाय 2 विच इज 30। दूसरी, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, मुझे नहीं पता कितने पार्टिकल्स हैं, तो x मान लो के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4 90 का आधा 45, अरे थीटा बाय 2 था ना, तो मैंने वो कर दिया 90 का आधा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1000 बाय x, और यहां आ जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4 30 डिग्री, और यहां आ जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन साइन 4 45 डिग्री। बात समझ आ रही है? के जेड स्क्वायर से के जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन 4 45 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन 4 30 डिग्री। बस अब तो वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना, तो कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो ये हमारे पास बन जाएगा, फाइनल x की वैल्यू हमारे को दिख रही है, x इज इक्वल टू 1000 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 की पावर 4, और अपॉन में आ जाएगा साइन 45 1/√2 की पावर 4 विच इज 1000 1/16, और यहां पे आ जाएगा 1/4, ये 4 से इसको उड़ा दो और ये बच जाएगा 250 पार्टिकल्स हमारे पास आने वाले हैं 90 डिग्री पे। बात समझ पा रहे हो? अगर 60 पे पार्टिकल्स हैं 1000, तो 90 पे कितने होंगे 250। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इस चीज पे अब आते हैं। ये जो कंक्लूजन निकले हैं इन्हीं पे बेस्ड इनके अब आने वाले रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अभी ध्यान से देखो, यही जो 4 कंक्लूजन थे, इसे यूज करके इन्होंने क्या कर दिया, अपना मॉडल बना दिया। और मॉडल भी बनाया जो इतना करेक्ट था कि उसकी 2 लिमिटेशन ही बनी, जिसपे बोहर का मॉडल आया उसके बाद, लेकिन बहुत सक्सेसफुल। यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, तो दिखाते हैं तुम्हें। सबसे पहला इन्होंने बात कही कि जो एटम होता है उसमें मोस्टली क्या होता है, एटम में मोस्टली होता है एम्प्टी स्पेस। अब रीजन क्या है कि क्यों एम्प्टी स्पेस होता है वो बताना है। तो हमें पता है, हम यहां लिख सकते हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। क्यों, ऐसा क्यों हुआ सर? रीजन भी लिखो। रीजन आएगा 99.84% of the alpha particles
गेट अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड। इसका मतलब तो यही होगा किसी चीज के साथ टकराए नहीं तो वो खाली स्पेस होगा। अगर कुछ पड़ा होता तो शायद टकरा जाते। और अल्फा पार्टिकल भी देख लो यार, उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, छोटी बात थोड़ी। अगर टकराता तो किसी के साथ पता लगता। हाँ ऐसी बात है, वो टकराया ही नहीं, लेकिन 99.84% तो नहीं ना टकराया। इसका मतलब तो यही हुआ कि न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है, खाली स्पेस, खाली स्पेस। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी इन्होंने ये चीज बताई कि यहां पे ना बीच में पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह में। ऐसा क्यों बोला इन्होंने, बहुत ही छोटी जगह में? इसका रीजन सिंपल ये था, बहुत छोटी जगह में। ये रीजन क्या था कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर compressed into a very small region, ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, ओनली 0.141% of the particles are deflected at 1 degree. सो आई होप कि यहां तक समझ आ रहा हो कि पॉजिटिव चार्जेस बहुत ही छोटे रीजन में होते हैं, क्योंकि बड़े रीजन में होते हैं तो 1 डिग्री से तो ज्यादा आता। अगर वो इतना बड़ा होता है, मतलब यहां से हीलियम का न्यूक्लियस जा रहा है, ये हीलियम का न्यूक्लियस जा रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे बहुत बड़े रीजन में ऐसे पड़े होते। अरे फिर तो ये डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाना चाहिए था, हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही कम स्पेस में, अगर ज्यादा स्पेस में होते तो ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलता हमें, ठीक है, ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलता। लेकिन आगे चलो, अभी एक और बात हमें पता लगी कि ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंप्रेस्ड। तीसरा पॉइंट, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड in a very small region, very small part of space। बहुत ही छोटे पार्ट में होते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस। अब तुम कहोगे भैया अभी तक आपने न्यूट्रॉन की तो बात नहीं की। अरे तब तक डिस्कवरी नहीं होते न्यूट्रॉन। हमें पता था इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, दैट्स इट। हमें 2 ही पार्टिकल पता थे। और न्यूट्रॉन की तो बाद में डिस्कवरी की ना जेम्स चैडविक ने, उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक, वो तो बहुत बाद में हुए इसके। तो इनको यही पता था कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं ना, वो एक बहुत ही छोटे स्पेस में होते हैं। क्यों पता लगा छोटे स्पेस में? अगर बड़े स्पेस में होते तो अल्फा पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट होता, हुआ ही नहीं। अल्फा पार्टिकल तो 1 डिग्री पे जा रहा है, और 1 डिग्री होती कितनी, बहुत छोटी होती है। तो 1 डिग्री पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड हो रखे हैं, बहुत ही कंप्रेस हो रखे छोटे से रीजन में। इसी छोटे से रीजन का इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो ये थी बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहां से बनी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। आज तक मेरे को भी नहीं समझ आया था कि भैया ये कैसे किया होगा, मतलब न्यूक्लियस को डिस्कवर, मेरे को तो नहीं आज तक भी समझ आया था कि न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया होगा, नहीं समझ आया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद आ गया कि भैया अच्छा ऐसे था, ये ऐसे हुआ था डिस्कवर। बात समझ पा रहे हो? अभी मैं तुम्हें लैंग्वेज में ही बता रहा हूं, तब भी तुम्हें मेरे ख्याल से समझ आ रहा हो, है ना, तब भी तुम्हें समझ आ रहा हो। और ये एक और मैं इसको पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए चीज डाल देता हूं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है बिकॉज 1 in 10⁶ पार्टिकल्स रिटर्न बैक। मतलब कुछ तो है वो 1 डिग्री पे ही चले गए, मतलब बहुत ही छोटे स्पेस में, और बहुत छोटे स्पेस में भी ऐसे कंसंट्रेटेड, ऐसे वो कंप्रेस हो रखे हैं, बिल्कुल एकदम बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। कैसे पता चल रही है? क्योंकि हीलियम पॉजिटिव एटम जो है, उसको तो तोड़ देना चाहिए था, उसका न्यूक्लियस तोड़ के बीच में से घुस जाना चाहिए था। अगर उसके बीच में स्पेस होता पॉजिटिव चार्ज का, मान लो ऐसे होता है ये न्यूक्लियस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा होता है न्यूक्लियस, तो हीलियम क्या करता? आता, तोड़ के भाग जाता है इसके बीच में से। ऐसा हुआ ही नहीं। जिस न्यूक्लियस ने कोशिश की इसके सीधा जाने की, इस न्यूक्लियस पर टकराने की, वो टकराया नहीं, वो पहुंचा ही नहीं वहां तक।
क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इतनी हाईली कंसेंट्रेटेड होते हैं, हाईली कंसेंट्रेटेड होते हैं, इतने ज्यादा बंधे होते हैं पॉजिटिव चार्जेज एक जगह पे, जिसका नाम हम न्यूक्लियस दे रहे हैं, कि जैसे हीलियम का न्यूक्लियस जाता है वापिस आ जाता है, टच भी नहीं कर पाता उसे टच भी नहीं कर पाता इसका न्यूक्लियस, तो वहीं से वापिस आ जाता है। तो 1 in 10⁶ 1 मिलियन पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है वो वापिस आ जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस पता कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। सर ये कहां से आया? अभी कराएंगे प्रूफ, मेरे पास प्रूफ भी है इसका, ठीक है, अभी बताएंगे। अप्रोक्सीमेटली इतना साइज है। अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ एटम कितना होता है? एटम कितना होता है? 10⁻⁻10। तुम देख पा रहे हो क्या? एक चीज देख पा रहे हो, 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस, 1,00,000 गुना छोटा, बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, बहुत। और बाकी का एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस में कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, बात समझ पा रहे हो? तो ये बाकी की सारी जगह एम्प्टी स्पेस। मेरे ख्याल से कोई डाउट बचा नहीं होगा अब तुम्हारा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब बाकी क्या, हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब फोर्थ यहां पॉइंट से, ये जो थर्ड पॉइंट था, इससे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। अब क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी, और एक चीज हमें और पता लग रही थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स deflected is different for different element। मतलब कहने का क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स। यहां मुझे लिखना चाहिए मेटल फॉइल्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज करते हैं, नहीं गोल्ड फॉइल नहीं, तुम कोई भी एलिमेंट यूज करो। और हमने देखा ये जो फॉर्मूला भी मैंने लिखा था ना, kz² अपॉन sin⁻⁴θ/2, ये बात समझ पा रहे हो? ये जो फॉर्मूला देयर थीटा इज, उनको z पता नहीं है अभी क्या है। ये जो है ना रदरफोर्ड, इन जिन्होंने ये फॉर्मूला डिस्कवर किया, मतलब बनाया है खुद से, फॉर्मुलेट किया है फॉर्मूला, उनको z पता नहीं है अभी क्या होता है। बट कहीं ना कहीं तुम देख पाओगे, कहीं ना कहीं से तुम देख पा रहे हो, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल फॉइल्स, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मेटल फॉइल्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं देख पा रहे हो तुम, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो रही है। एटॉमिक नंबर, इससे पहले हमें नहीं पता था कि एटॉमिक नंबर होते क्या है। कहीं ना कहीं तुम्हें झलक से दिख रही होगी कि यहां पे एटॉमिक नंबर की बात आने वाली है। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो Z था ही एटॉमिक नंबर। अरे तुम्हें पता था कि एटॉमिक नंबर है, ये एक्चुअल में उन्होंने एटॉमिक नंबर नहीं, ये तो कांस्टेंट था, ये तो उन्होंने एक कांस्टेंट यूज किया था, जो रदरफोर्ड ने यूज किया था, वो तो कांस्टेंट था एग्जैक्ट। बट ये फिफ्थ पॉइंट जो है ना, यहां पे आ गया, कहीं ना कहीं झलक दिख जाएगी अब हमें एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी। बहुत सारी चीजें बता दी एक एक्सपेरिमेंट में, तुम समझ पा रहे हो? डिफरेंट मेटल्स contains different numbers of positive charges in their nucleus। तुम्हें नहीं लग रहा कि यहां कहीं ना कहीं बात तो हो गई सर अब एटॉमिक नंबर की? तो यहीं पे हुई थी फर्स्ट झलक ऑफ, तुम कह सकते हो ग्लिम्स ऑफ एटॉमिक नंबर। आज जिसे तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो ना, पूरी केमिस्ट्री वो इसी पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। मतलब वो जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में पता ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उसमें एटॉमिक नंबर के पे बेस्ड रेंज है, और एटॉमिक नंबर इस एक पॉइंट से डिस्कवर हो रहा है। इन्होंने कहा था कि अगर मैं अलग अलग फॉइल लगा रहा हूं तो अलग अलग एंगल मिल रहे हैं, इसका मतलब वो जो कंसेंट्रेटेड पार्ट था ना बीच में पॉजिटिव चार्जेस वाला, उसमें किसी में ज्यादा है पॉजिटिव चार्जेस, किसी में कम है। इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है उसमें अलग अलग क्या होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बात समझ पा रहे हो? हाँ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं?
तो यहां तक अभी डिस्कवर हो चुका है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, और एटॉमिक नंबर से हम अरेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, जो तुम पीरियोडिक टेबल में देखते हो, उस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी यहां से ना एक और पॉइंट निकल के आया, तो यहां तक बहुत सारी डिस्कवरी हो चुकी है, काफी सारी चीजें इन्होंने बता दी है। एक नेक्स्ट चीज एक और आई है निकल के कि इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय, अच्छा एक और चीज बताते हैं, डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस। इसको रिलेट करो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तुम ये भी तो कह सकते थे सर ये जो z की वैल्यू है ये 32.2 भी तो हो सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं होती, ये तो एक इंटीजर होता है। अब मैथमेटिक्स वाले सोचेंगे z, ये जो z है ये इंटीजर का सिंबल है। नहीं, ये वही है वो जो z उन्होंने अभी अपने फॉर्मूला में यूज किया था ना, n = kz² sin 4 θ/2, वही वाला z है। अब ये z जो है ना, ये क्या है, ये क्या है इंटीजर है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कूलम्स लॉ से, कूलम के चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से हमें पता लगता है कि न्यूक्लियस में जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे चार्जेस कैसे होंगे, डिस्क्रीट का मतलब चार्जेस कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जो मैं चीज बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है ये पक्का कैसा होगा, इंटीजर होगा। ये एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और हमें पता है जितने भी चार्जेस होते हैं या तो वो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, मतलब इंटीजर्स में होंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पता थी ये चीज? अगर हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव होंगे, लेकिन वो जो भी होगा फ्रैक्शन नहीं हो सकते। तो यहां से पहली डिस्कवरी हुई एटॉमिक नंबर की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। z कभी भी फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्जेस। सर आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी? हाँ, जे थॉमसन बताया था। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव चार्जेस बट they never collapse with nucleus। इसको मुझे लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस बट don't move towards nucleus। ये कैसी बात लिख दी सर, ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं सिर के ऊपर से। देखो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है तो न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो सीधा जा रहा था, इसको ऐसे जाना था, सीधा आराम से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां से एक फोर्स आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कूलम्स फोर्स पता है। इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा था, ये इस पे नीचे फोर्स लगा, तो एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में, जो इसको इलेक्ट्रॉन तो आराम से जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अपना मजे से, एक फोर्स आया इधर को लगा, एक फोर्स इधर को, एक फोर्स इधर को, रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाना स्टार्ट कर देगा, फिर ये इधर लगेगा, फिर ऐसे, फिर ये इधर लगेगा, अपनी तरफ लगाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये अपनी तरफ लगाएगा, फिर ये ऐसे, फिर अपनी तरफ लगाएगा, फिर ये ऐसे, फिर अपनी तरफ। कैसी शेप लग रही है? अरे सर ये तो आप सर्कल में घुमा रहे हो सर। हाँ, यही ना बात कि इलेक्ट्रॉन आराम से मजे से जा रहा था, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पे लगा दी तो इलेक्ट्रॉन घूमने स्टार्ट हो गया इधर की डायरेक्शन में, तो इसमें फोर्स कौन सा लग रहा है, QE। पता था ये तो हमें। अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो चलाना तो पड़ेगा ना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से चला दिया, लेकिन एक न्यूक्लियस दिखा, न्यूक्लियस ने क्या किया, ये तो मैं खुद ही ऐसे भगवान वाला काम कर रहा हूं कि मैं वो एटम बना रहा हूं बैठ के। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, मैं न्यूक्लियस हूं, मैंने पकड़ लिया, उसमें फोर्स लगाया, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आया, वो घूमना स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि क्या चीज है जो इसको बैलेंस करेगी। अब सुनो, ये बात हम मैकेनिक्स में 1000 बार कर चुके हैं, 1000 बार हमने पढ़ा था मैकेनिक्स में, जब हमने वो डेथ वेल वाले क्वेश्चन किए थे, बैंकिंग ऑफ रोड की थी, बहुत सारी चीजें की थी। मैं तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करने लग जाए, बीच में पड़ा हुआ है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं, कोई भी चीज यहां पे मूव करने लग जाए, एक फोर्स इस पे यहां पे लगेगा, KE² यहां पे लगेगा KZE² R²।
तो ये सर्कल में किससे बैलेंस हो जाता है? दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको डाइजेस्ट करेंगे, समझ के जाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, समझ के जाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इसे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मूव करना चाहेगा, एक अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। आज तक हमने यही पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और क्या ही किया, एटलीस्ट ये तो पता है, न्यूमेरिकल हुए नहीं हुए ये तो जरूर पता था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो सीधा जाने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सीधा। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं अभी पता, एक्सप्लेनेशन नहीं भी है, वो तो बोहर मॉडल में पढ़ेंगे, वो बोहर ने बताया। अभी तो इन्होंने अभी गलती कर दी, एक इनकी लिमिटेशन आएगी, फेलियर नहीं कहेंगे, एक लिमिटेशन आएगी। क्यों हो रहा है पता नहीं, अभी नहीं पता हमें, अभी अगले मॉडल में यही चीजें सक्सेस बन के बोहर्स मॉडल में आएंगी, ठीक है। ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से सर्कल में मूव करता है। अभी इन्होंने एक गलती भी करी थी यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो चीज इन्होंने चलो बता दी कि रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। एक तो चलो इन्होंने चीज बता दी कि रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अभी ये गलती भी कर दी यहीं पे इन्होंने। गलती बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, ये मॉडल क्यों अच्छा है, जे थॉमसन क्यों बेकार है। क्योंकि उन्होंने कहा था तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह होता है। अरे वाटरमेलन की तरह होता फिर तो उसके बीच में घुस ही नहीं पाता कभी अल्फा पार्टिकल, वही गलत हो गया, वही उनकी लिमिटेशन आ गई एक। अब तुम दूसरी चीज कहोगे कि दूसरी चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पॉजिटिव चार्जेस मैं कह रहा हूं एक ही जगह कंसंट्रेट होता, उन्होंने तो कहा था फैला होता है, दूसरी लिमिटेशन आ गई। तो उस मॉडल में तो 2-3 तो लिमिटेशन ऐसी आ गई। इसका मतलब वो मॉडल को हमें वो मॉडल को अडेप्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो लिमिटेशंस को दूर करना पड़ेगा, जिसको लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या आया था, रदरफोर्ड मॉडल। सब हम करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि सर आपने शर्ट कैसे चेंज कर ली, तो वो लास्ट कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से आधी ही वीडियो रिकॉर्ड हो पाई, लेक्चर पूरा हो गया था, बट बीच में किसी वजह से वीडियो कट हो गई, टेक्निकल इशू। तो वापस आ चुके हैं, बट तुम्हारी वीडियो तो कंप्लीट करनी थी, लेक्चर कंप्लीट करना था, तो आ जाओ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास जो आ रहा है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारे पास, मान लो यहां पे मैं वही वाला अपना एलिमेंट वापस लेके आ जाता हूं कुछ ऐसे, ठीक है, जो यहां पे हमने एलिमेंट रखा था जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, और एक न्यूक्लियस मैंने यहां रख दिया जिसमें चार्ज है Ze। अभी Z क्या है, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन है। अभी हो गई डिस्कवरी, मैंने बीच में से 2-3 साल स्किप कर दिए, जो मैं बता रहा था ना एक पॉइंट में कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो जाएगी, उस नंबर से एटॉमिक नंबर का ग्लिम्स दिख गया हमें, तो मान लो पता लग गया कि बीच में नंबर ऑफ Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, और Z का नंबर और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अभी यहां से यहां पे अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करेंगे यहां से यहां पे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये एक्चुअल में इसको टच कभी कर ही नहीं पाते, जो बिल्कुल इसके एक्सिस पे ही आते हैं ना वो इसको टच ही नहीं कर पाते। अगर टच नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो यहीं से मूव करके वापस चले जाते हैं। कुछ तो डिस्टेंस यहां पे बचता है, इसके सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है जिससे वो वापस चले जाते हैं, दैट डिस्टेंस आर नॉट इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ताकि तभी इसका नाम भी पड़ा होगा क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे पास न्यूक्लियस के नहीं जा पा रहा, इससे पास नहीं जा पा रहा, बात समझ पा रहे। यहां पे सॉल्व कैसे करें इसे, एक चीज इसके लिए ध्यान रखो, नेचुरली अकरिंग खुद से बना के नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं हमें पता था कि खुद से कैसे एक्सेलरेट करा सकते हैं अल्फा पार्टिकल को वगैरह वगैरह। आज तो हमारे पास इतने बड़े बड़े हमारे पास हैं जिनसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को चला सकते हैं, एक्सेलरेटर्स हैं हमारे पास इतने बड़े बड़े, पता होगा तुम्हें ना, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है हमारे पास, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आज हम कर सकते हैं चीजें, बट उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी। तो नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल हैज मैक्सिमम एनर्जी, जितना हमें पता था कि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैंने तुम्हें लिखवाया था ना 5.5 से लेके 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन तक होता है। तो नेचुरली अकरिंग जो खुद से बनते हैं, हम चलाएंगे तो थोड़ी तेज भी चला सकते, थोड़ी ज्यादा में एनर्जी हो सकती है उसके पास, है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन होती है जो खुद से निकलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मैं यहां पे लगाने वाला हूं, यहां से लेके यहां तक लगा देते हैं।
एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगाई? क्योंकि यहां से जब ये यहां से यहां जाएगा तो स्टार्टिंग में इसके पास क्या होगी, मतलब यहां से लेके यहां तक पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करने वाला हूं। और स्टार्टिंग में इसके पास क्या होगी? स्टार्टिंग में इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। पोटेंशियल भी होगी लेकिन काइनेटिक भी होगी। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी पोटेंशियल किसकी वजह से होगी? क्योंकि इसकी वजह से कुछ तो पोटेंशियल होगा यहां पे। पोटेंशियल तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके खत्म होता है। पूरी पोटेंशियल की थ्योरी पढ़ाई है तुम्हें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही वाला पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो होगी। आप यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, एक अल्फा पार्टिकल को यहां से यहां लेके आना है, अल्फा पार्टिकल को, कुछ तो पोटेंशियल होगा इसके पास, है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां लेके आना है हमें, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं। स्टार्टिंग में इसके पास पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। फाइनली इसके पास ये पहुंच नहीं पाएगा, रुक जाएगा। ये रुकेगा तभी तो वापस आएगा। मान लो मैं वन डायमेंशन में आगे चल रहा हूं, मुझे वापस आना है, तो मैं घूम नहीं सकता क्योंकि वन डायमेंशन में जा रहा हूं, सीधी लाइन में जा रहा हूं, तो मेरे को रुकना पड़ेगा तभी मैं वापस आ पाऊंगा। सोच के देखो, मेरे को पता है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मैंने बोली है। जब भी तुम्हें दिमाग में सोचो, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम साइकिल मोड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे टर्न नहीं ले सकते, सीधी चला सकते हो या पीछे आ सकते हो। मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हें वापस आना है, किसी ने पीछे से आवाज मार, तुम्हें वापस आना है, क्या करना होगा? पहले तुम्हें रोकनी होगी, फिर वापस आना होगा। घुमा नहीं सकते, कंडीशन है घुमा नहीं सकते, तो पहले तुम्हें रोकनी होगी, फिर तुम वापस आओगे। तो रोकनी होगी तो काइनेटिक एनर्जी खत्म, यहां पे आके क्या बचेगी? पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी पोटेंशियल होगी? अब इसके रीजन में आ जाएगा तो इतनी पोटेंशियल आ जाएगी। इस डिस्टेंस पे आ गया, इसके रीजन में आ गया तो इतनी पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। बताते हैं तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये हमें क्या बताता है? इनिशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के, इस पे कितना चार्ज होता है? 2e, इस पे कितना चार्ज है? Ze, अपोन में कितना डिस्टेंस है ये? इसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये तो बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस से बहुत दूर भाग जाता है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज, जितना क्लोज जा सकता है उतना क्लोज जाता है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तो इतना लार्ज है कि मैं लगभग इसको इनफाइनाइट ले सकता हूं। अब कहोगे सर ये तो इतना सही है, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके कंपैरिजन में हम इसको इनफाइनाइट ले सकते हैं। दिस इज नॉट इंफिनिटी, दिस इज रिलेटिव इंफिनिटी, किसी के रिस्पेक्ट में इंफिनिटी ले रहा हूं। जैसे मान लो, क्या अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन सन के रिस्पेक्ट में, इतना बड़ा सन है, उसके साथ देखोगे अर्थ को, तब तो तुम कह सकते हो हाँ जी सर अब तो ले सकते हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसा इसमें भी ये इंफिनिटी नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये इंफिनिटी है। बात समझ पा रहे हैं? प्लस में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल हो जाएगी के 2e Ze अपोन में R0, प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि फाइनली जाके रुक जाएगा। रुकेगा तो ये यहां से लेके यहां तक मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी है। उसके बाद तुम बड़ी ध्यान से देखोगे तो R0, ये देखो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। ये तो वैसे ही 0 था, यहां से R0 की वैल्यू मुझे दिख रही है 2k Ze² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, which can also be written as 2Ze² upon 4 pi epsilon naught kinetic energy. This is the formula. That is it. कर लिया हमने, एकदम बढ़िया, मजा आ गया हमें तो। लेकिन ये R0 लगभग कितनी होती है सर, ये भी पता लग जाए तो थोड़ा सा भरोसा सा हो जाएगा। तो ये भी बता देते हैं तुम्हें पता है ये कौन सा एलिमेंट में लेके चला था? ये लेके चलता गोल्ड फॉइल, तो इसका Z कितना होता है? इसका Z होता है 79। नेचुरली अकरिंग, अच्छा ये बात ध्यान रखो, मेरे को क्या देखना है? क्लोजेस्ट अप्रोच, सबसे पास कितना जा सकता है? सबसे पास जाने का मतलब R0 क्या होना चाहिए? मिनिमम। R0 मिनिमम कब होगा? जब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। और नेचुरली अकरिंग अल्फा पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो सकती है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आ गई? अब तो वैल्यू डालनी, R0 की वैल्यू डाल दो, 9 into 10⁹ into 79 into 1.6 into 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन में 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
पूरा तामझाम सॉल्व करोगे 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, और हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 30 फर्मी मीटर। इससे तो पक्का कमी होगी, इससे पास जा ही नहीं पाया हो, तो पक्का रेडियस जो होगी इससे तो कमी होगी, इससे तो कमी होगी, है ना। जो भी रेडियस होगी इससे कमी होगी, क्योंकि इससे पास वो जा नहीं पाया, जा सकता था। तो मतलब तुम देख पा रहे हो क्या, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज भी निकाल लिया, लगभग अप्रोक्सीमेट साइज। दिस इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब अप्रोक्सीमेट रेडियस निकाली न्यूक्लियस की। समझ पा रहे हो क्या, अप्रोक्सीमेट रेडियस निकाल लिया उसने। बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये सोचता था यार न्यूक्लियस ही कैसे मतलब कोई डिटेक्ट कर सकता है, और इन्होंने तो लगभग साइज भी निकाल लिया। रेडियस आ गई मान लो, तो मान लो उसकी स्फेरिकल शेप है तो वॉल्यूम भी आ जाएगी। अरे एक बार वॉल्यूम आ गई, डेंसिटी भी हम निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में तो मैं सिखाऊंगा। डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम आ गई, मास निकाल सकते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सिखाएंगे तुम्हें, न्यूक्लियर फिजिक्स में सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करो बस। यहां तक समझ आ गई। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, when an alpha particle of energy 5 million electron volt is moving towards uranium 92 न्यूक्लियस। शाबाश, इस क्वेश्चन को करेंगे यूरेनियम 92 न्यूक्लियस। तो इसकी तरफ वो मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है, तो इसको निकालते हैं। चलो आ जाओ सॉल्व करें इसे, एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। कर लिया, चलो आर नोट हमारे पास होता है, ये होता है 2ze² अपॉन 4πε0 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस अब तो कुछ नहीं है, 2 इंटू 92 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर मिलियन, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन को लिख देना 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो भी कट करके आएगा मेरे को आंसर एक बार बता देना कैलकुलेशन करके। ठीक है, कमेंट में आंसर डाल देना, अच्छी बात होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है वो आती है इंपैक्ट पैरामीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, इंपैक्ट पैरामीटर। इस चीज को लिखो, इंपैक्ट पैरामीटर। अब ये क्या होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द perpendicular distance of the initial velocity vector from the initial velocity vector from the line joining the nucleus, line joining the nucleus। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, यस। तो हम एक फिल करके आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास, मैं तुम्हें बता रहा था, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बताना चाहूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा Ze, इस पे चार्ज होगा, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। यहां से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, इसकी एक्सिस ये रही, एक्सिस से ये जो डिस्टेंस होता है b, दिस b इज नोन एज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर। अभी इसके डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं जाएंगे डेरिवेशन पे। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको आर नोट को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल जरूर करेंगे प्रैक्टिस वीडियो में। ठीक है, तो प्रैक्टिस वीडियो का थोड़ा सा वेट करना, मतलब नेक्स्ट वीडियो वो आएगी प्रैक्टिस वीडियो, उसमें तुम्हें इसके न्यूमेरिकल्स दिखाई देंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स, एडवांस न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इन पे सिंपल नहीं बनने वाले। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बन जाएंगे। अभी जैसे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन और भी लगा के देखेंगे, बट प्रैक्टिस वीडियो में अभी नहीं। इंपैक्ट पैरामीटर का ना एक फॉर्मूला है जो तुम्हें डायरेक्ट रटना है। वैसे मैं ज्यादा कहता नहीं हूं रटने के लिए चीजें, बट इस बार तुम्हें कह रहा हूं कि यहां पर रट लो चीजों को। के जेड रूट में 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को तुम्हें रटना है। ये हमारे पास जो इंपैक्ट पैरामीटर है ना, इसकी वैल्यू तो हमें, ये जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हमें मतलब इसका फॉर्मूला जो है हमें वो अच्छी तरह याद कर लेना है, और इसकी हमारे को कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। के जेड ई स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर लगाना भूल गया, हाँ, तो के जेड ई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद है। तुम अगर देख पाए या नहीं मुझे नहीं पता है, बट यहां पे ना कुछ रिजल्ट देख सकते हो। बी क्या होगा, 0 होगा इफ थीटा, मतलब सुन, अगर हमारे पास बी अप्रोच करेगा 0 को, अगर बी अप्रोच करेगा 0 को, तो क्या होगा, थीटा कितना होगा हमारे पास, याद है वो मैंने थीटा बताया था। हमारे पास थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल होगा हमारे पास थीटा, ये वाला एंगल होगा हमारे पास थीटा। क्या होगा हमारे पास थीटा, अरे थीटा तो 180 डिग्री हो जाएगा। आगे आ रहा था, ये तो पूरी लाइन घूम के वापस चली जाएगी, तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, पाई को। पाई मतलब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मुझे पता कंफ्यूजिंग है। बी अगर मान लो 0 कर दिया हमने, पार्टिकल को यहीं ले आए, तो भैया वो तो वापिस ही आ जाता, रिट्रेस कर लेता अपना पाथ। समझ पा रहे हो, वो तो रिट्रेस कर लेता अपना पाथ, है ना। तो ये हमारे पास पाथ रिट्रेस कर लेगा, अगर बी 0 होगा, यहां से फॉर्मूला से भी देख सकते हो, ठीक है। पाई रख के देखो इसे, तो तुम्हें मिल जाएगा बी 0 मिल जाएगा, ठीक है। अगर बी को 0 अप्रोच कराओगे तो हमारे पास थीटा कितना आ जाएगा, पाई। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इफ बी इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर नोट, अगर बी जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है आर नोट से, आर नोट से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब ये जो आर नोट है और बी यहां पे, ये वाली लाइन मान लो, यहां से एक अल्फा पार्टिकल चला गया, अरे वो तो अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है, उसके लिए थीटा कितना आएगा, उसके लिए थीटा आएगा 0 डिग्री, वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री, सीधा ही निकल जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। बात समझ पाए, दिस इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। ये इंपैक्ट पैरामीटर है हमारे पास, और इंपैक्ट पैरामीटर पे तुम्हें ज्यादा न्यूमेरिकल में जो कराने वाला हूं वो वही करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। यहां पे सिंपल तुम्हें मैंने बस कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट बता के और मैं निकल रहा हूं, इतना ही जान। अभी आ जाओ लिमिटेशन ऑफ, लास्ट टॉपिक है अपने पास, तो लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। एकदम बढ़िया, इतने बड़े बड़े रिजल्ट दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लिमिटेशन आ गई इनकी 2-3 बातों की वजह से। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, 2 इनमें लिमिटेशन आ गई, फेलियर तो नहीं कहेंगे, मैंने बताया इट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड फेलियर। तो पहला हमारे पास आ गया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अनएबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, अनएबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरी जो इनकी लिमिटेशन थी इनके मॉडल की, वो थी अनएबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। अब भैया ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और ये स्टेबिलिटी का भी मतलब समझा दो, तो वही तुम्हें अब नेक्स्ट समझाने वाले हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी यूज की, और मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ाया हुआ है। अगर कभी भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। इन्होंने कहा ठीक है, हमारे मॉडल में भी तो यही था, बीच में न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है। जब भी कभी कोई चीज सर्कल में घूम रही होती है, एक्सेलरेट करती है, उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होती है। इन्होंने कहा कि ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही है और ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करता रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट करता जा रहा है। जब तक वो एक्सेलरेट करता जा रहा है वो एनर्जी छोड़ता रहेगा और वो करते करते बीच में गिर जाएगा। इस हिसाब से तो हम, तुम, कैमरा मेरा कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, सारे एटम ही अभी तक कोलैप्स हो गए होते। तो यहां पे वो यहां पे एक लिमिटेशन आ गई कि ऐसा नहीं होता। इसको एक्सप्लेन किया बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं, बाकी तो सेशन अपना अगले है ही इस पे। तुम देख पा रहे हो मैंने सीढ़ियां तो बना दी, लेकिन सीढ़ियों का साइज अलग अलग है। यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन E1 एनर्जी के साथ, यहां हो सकता है E2, यहां हो सकता है E3, E4, E5। अब समझो बोहर ने क्या कहा था, अगला वीडियो तो आनी उस पर वाला अगला लेक्चर। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं रेडिएशन को एमिट करता,
या पहली दो बातें बोली, पहले तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं हो सकता, इन्होंने कहा था कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ये भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गलत, थोड़ी सी गलती हो गई। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ ही जगह पे हो सकता है कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, या तो यहां पे हो जाएगा, या यहां पे होगा, या यहां पे होगा, या यहां पे होगा, या यहां पे होगा। जैसे तुम सीढ़ियां चढ़ते हो, या तो पहली सीढ़ी पे होते हो या दूसरी सीढ़ी पे, उनके बीच में भी हो सकते हो क्या? नहीं, ऑब्वियस आंसर। अगर कोई ऊट पटांग हरकत ना करें हम तो या तो इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, या यहां पे होगा, या यहां पे होगा, या यहां पे, यहां। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनो, ये जो सबसे ऊपर था, ये सबसे ऊपर तुम्हें दिख रहा है लेवल, ये वाला, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ, बोहर ने क्या कहा, या इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है या यहां, इनके बीच में कहीं नहीं हो सकता। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये क्या एमिट करेगा, ये क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सिर्फ कभी कभी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, जब कोई एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उसके अलावा नहीं करने वाला। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेनेवर इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। इतनी सी बात थी, इन्होंने बता दिया। अगर यहां से यहां जाना है तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो तब भी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा। मान लो इसका गैप कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे रफली बोलो, रफली मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी की जरूरत है, अगर इतनी मिलेगी तो वो हिलेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं जाएगा। मान लो इसको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली, क्या वो यहां से यहां जंप कर जाएगा? नहीं, वो एनर्जी गेन ही नहीं करेगा, वो एनर्जी गेन ही नहीं करेगा, क्योंकि यहां से यहां पहुंचना है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल यहां से यहां पहुंच सकता है, इसके बीच में कहीं नहीं हो सकता, तो वो एनर्जी गेन ही नहीं करेगा। अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली तो वो लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिलेगी तो नहीं लेगा। अगर 2 से ज्यादा मिलेगी तो वो बोहर्स मॉडल में बताएंगे फिर तुम्हें। ठीक है, वो बोहर्स मॉडल में बताएंगे कि 2 से ज्यादा मिली तो क्या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसका क्या होता है, बताएंगे जल्दी। ठीक है, और यहीं से ही तुम्हें एक्सप्लेन भी करेंगे कि एक्स रेज क्या होती हैं और बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं दूसरी लिमिटेशन पे। तो ये तो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मैंने कहा बीच में गिर जाएगा, लेकिन बीच में तो गिरता नहीं, स्पाइरल करके बीच में गिर जाएगा, नहीं गिरता। अनएबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हमने ना सिंपल एक बॉक्स लिया, एक बार ऐसी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बहुत सारे साइंटिस्ट, इसके बीच में गैस फिल कर दी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। अगला तो वीडियो ही इस पे आने वाला है, बोहर्स मॉडल और लाइन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, पूरा एक बड़ा सा वीडियो बनाएंगे, उस पर एक वीडियो में सब करा देंगे। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया फॉर एग्जांपल, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करे, ये इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स, ये इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो ये जो हमारे पास गैस है आयोनाइज होना स्टार्ट होगी, अपने में से क्या निकालेगी, रेडिएशन निकालना स्टार्ट करेगी। रेडिएशन निकालेगी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिज्म रख दिया। हमें पता है प्रिज्म में से कोई चीज पास होती है तो वो क्या होती है, अलग अलग कलर्स में बदल जाती है। विबग्योर सुना होगा, उसमें स्प्लिट हो जाती है। ठीक है सर, ये तो आपने अच्छी बात कही, पहले बता रहा हूं, इसको समझाऊंगा अगले सेशन में, घबराने की जरूरत नहीं समझ आता, तो वैसे आ रहा हूं। मैंने क्या किया, एक डब्बा लिया, डब्बे में गैस भरी, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो रेडिएशंस निकाली, प्रिज्म पर मारी, फैल गई। दिक्कत, ये जो पैटर्न था कैसा मिलना चाहिए था, इतना विब और इतना ग्योर, ऐसा कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता एकदम। ये मिल जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ऐसा हुआ नहीं। हमें यहां पे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही नहीं मिला, हमें ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, ऐसे लाइंस मिली, बीच में कुछ गायब, पहले गायब कुछ लाइंस, लाइन, फिर गायब लाइन, फिर गायब लाइन, खत्म। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ही लाइंस मिल रही है, वो भी 2-4 लाइन नहीं मिल रही है बस, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी कहां गया, ये खाली है, खाली है, खाली है, खाली है। रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए इसको अपने मॉडल से कि ऐसा क्यों हो रहा है। गलती उन्होंने कहा कर दी थी, इसी में गलती कर दी थी। फिर वो बोहर ने बताया कि अगर उसको यहां से यहां जाना है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालनी पड़ती है, और वो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर मतलब 2 सीढ़ियों के बीच में नहीं रह सकता। ये नहीं कि डायरेक्टली वो यहां से यहां जंप कर जाएगा, सॉरी यहां से डायरेक्टली वो यहां से यहां कहीं बीच में जंप कर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे ही रह सकता है। अगर कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे ही रह सकता है तो लाइट भी स्पेसिफिक ही एमिट करेगा। अगर कुछ स्पेसिफिक ही लाइट एमिट करेगा तो एक लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा। मुझे पता है थोड़ी बहुत बातें तो सिर के ऊपर से गई होंगी, बट ठीक है, अगला सेशन इस पे मजा लेंगे उसमें। तो ये था पूरा रदरफोर्ड्स मॉडल, बट मेरे हिसाब से 2 लिमिटेशन है।
लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अरे न्यूक्लियस की डिस्कवरी यार, छोटी बात है। अभी तो तुम्हें मैंने वो बताया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ एंटी पार्टिकल्स। सर ये क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ गोल्ड पार्टिकल। सर ये क्या होता है? ये सारी चीजें तुम्हें बताएंगे। गोल्ड पार्टिकल, गोस्ट पार्टिकल, हिग्स बोसोन, बहुत सारे नेम होते हैं। एक ही पार्टिकल है, नाम अलग अलग से जानते हैं लोग इसे। अपने हिसाब का नाम सबने रखा, मैंने नाम रखा था उसका राजंस पार्टिकल। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे तुम। तो ये सारों के बारे में बताऊंगा। एंटी प्रोटॉन क्या होता है, जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। एंटी प्रोटॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को कहते हैं पॉजिट्रॉन। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, असली राजन सामने, मिरर्ड राजन, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एक मिरर्ड पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्या सर न्यूट्रिनो? आने वाले लेक्चर में तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है ये मॉडर्न फिजिक्स। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही सब्जेक्ट है, यही टॉपिक है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोहर्स मॉडल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है प्रैक्टिस की, उसको तो जरूर देखना, उसके बिना तो इसका फायदा नहीं होने वाला। एप्लीकेशन तो देखो कि यूज कहां पे होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।